वेलकम बैक। आज हम देख रहे हैं M2R5 यानी वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का सोल्यूशन पेपर जो पूछा गया है 10 जनवरी 2021 को। ये पहला पेपर है इस नए सिलेबस के बाद। बहुत अच्छा पेपर आ रहा है, पहला भी अच्छा आया, ये दूसरा भी अच्छा पेपर आया है। अभी 2-3 टाइम तक तो अच्छे पेपर आएंगे, बहुत सिंपल पेपर आएंगे। देखते हैं क्या पूछा गया है। अगर आपने पेपर दिया है तो आप मैच कर सकते हैं कि आपने कितने सही किए हुए हैं, और अगर आपका आगे पेपर है तो आप इन्हें बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं। पहला है टैग। किस टैग का प्रयोग करके पैराग्राफ आरंभ करने के लिए बोला गया है? तो पैराग्राफ आरंभ करने के लिए पी टैग का इस्तेमाल करते हैं सिंपली। अगला टैग है, अगला क्वेश्चन है सबसे बृहत्तम शीर्षक यानी लार्जेस्ट हेडिंग के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है? तो H1 सबसे लार्जेस्ट और H6 सबसे छोटा, तो आंसर हो जाएगा आपका H1। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कंटेनर है? कंटेनर और एम्प्टी दो टाइप का टैग होता है। तो सेलेक्ट, बॉडी, इनपुट, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों आपका कंटेनर टैग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ए और बी दोनों कंटेनर टैग है। ये 4th नंबर क्वेश्चन शायद आपने जल्दबाजी में गलत कर दिया हो, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। REL और REV में REL का इस्तेमाल करते हैं हम जब हमें डॉक्यूमेंट और करंट सोर्स के बीच लिंक देना हो, लेकिन REV का इस्तेमाल करते हैं जब हमें सोर्स और डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट और सोर्स और डॉक्यूमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसका आंसर है सही सी नंबर REV, क्योंकि जब आप किसी डॉक्यूमेंट का लिंक सोर्स से करना चाहते हैं तब आप रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं REL का, लेकिन जब आप किसी सोर्स को डॉक्यूमेंट से लिंक करना चाहें तब उसके लिए यूज होता है REV। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है सोर्स डॉक्यूमेंट के लिए, तो REV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DD टैग को हमारे वेब पेज की एकल पंक्ति यानी वन लाइन को रोको पंक्ति के लिए तैयार किया गया है, लेकिन DD टैग स्वीकार करेगा, यानी DD टैग क्या काम करता है? तो DD टैग के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं पैराग्राफ्स, लाइन ब्रेक्स, इमेज, लिंक, इस तरह की चीज़ें आप DD टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। और ये टैग DL के साथ इस्तेमाल किया जाता है कंजक्शन के लिए, लिस्ट वगैरह डिफाइन करने के लिए, और लिंक वगैरह आप इसके अंदर इमेजेस वगैरह आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट ऑप्शन आ रहा है पैराग्राफ, तो यहाँ पर आप पैराग्राफ डिफाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन, नॉर्मली आप कह सकते हैं कि एक वर्ड में संख्याओं को निरूपित करने के लिए प्रयोग की गई विधि, वर्ड मतलब कोई कैरेक्टर की बात है, लेकिन इंग्लिश में आप एक बार समझ लें इसको क्या बोल रहा है। मेथड यूज टू रिप्रेजेंट नंबर इन कैरेक्टर्स, एक नंबर को कैरेक्टर्स में डिवाइड करना, लेकिन कभी नंबर कभी कैरेक्टर्स दोनों को एक दूसरे पे ट्रांसफर किया जाता है। तो एक प्रणाली है कैरेक्टर कोडीकरण, कैरेक्टर इनकोडिंग क्या है, एक सिस्टम है, प्रणाली है जो हर एक वर्ड के लिए अलग कोड डिफाइन किया जाता है। मतलब A है तो A का 65 हो गया, जैसे ASCII कोड, इस तरह हर एक वर्ड के लिए एक अलग कोड दिया जाता है। इसके लिए प्रत्येक वर्ड को पद्धति है ना, हर एक को दिया जाता है। नैसर्गिक संख्याओं को क्रम विद्युत पल्स के साथ युग्मित करती है। तो सही आंसर है आपका सी नंबर। ए सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ए कोड विच पेयर्स ईच कैरेक्टर विद ए पैटर्न सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिकल पल्स इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट ए डेटा, दैट मीन्स कैरेक्टर इनकोडिंग। तो सही आंसर है सी नंबर। आप नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आप करना है, जो सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन होता है वो करना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला, बेस URL को स्थापित करने के लिए एक बेहतर अप्रोच का प्रयोग क्या कहलाएगा? तो बेस URL को इस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल रहता है सबसे बढ़िया बेस एलिमेंट, इसे बोलेगी बेस एलिमेंट। नेक्स्ट,
एक नई लिस्ट आइटम बनाने तथा हाइपरलिंक को शामिल करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले टैग। तो नया लिस्ट के लिए आप क्या करते हैं, नया लिस्ट में आइटम के लिए कोई आइटम li, तो यहाँ पर क्या ए ऑप्शन सही होगा, li। हाइपरलिंक यहाँ पर लिखा है, आप li के अंदर हाइपरलिंक किसी टेबल में लिखना चाहते हैं तो li इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हाइपरलिंक के बारे में बस पूछा गया है अगर आप बनाना चाहते हैं तो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक नई लिस्ट आइटम बनाने की, तो बस लिस्ट आइटम के लिए ही यहाँ पर दिया हुआ है, तो ए आंसर। अगला, ग्राफिक का कोई भाग जो दूसरे हॉट जोन में शामिल नहीं किया सकता का भाग कहा जाता है, यानी किसका भाग कहा जाता है। तो इसका आंसर है डिफ़ॉल्ट, सही आंसर है डिफ़ॉल्ट। अगला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के लिए, और ट्रू फॉल्स भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन आया है लगभग। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है CSS का पूर्ण रूप कास्केडिंग स्टाइल शीट है, तो बिल्कुल सही है, CSS इज स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का प्रयोग किसी भी प्रकार के XML दस्तावेज के साथ भी किया जा सकता है, ट्रू फॉल्स। तो ये भी बिल्कुल सही है, CSS का इस्तेमाल आप XML डॉक्यूमेंट्स में भी करते हैं। अगला है, एक CSS रूल सेट में एक सेलेक्टर और एक डिसलेक्टर ब्लॉक होता है, और तो ये है डिक्लेरेशन ब्लॉक। एक सिलेक्टर में CSS में जो है वो सिलेक्टर और डिक्लेरेशन दोनों चीज़ होता है ऐसा, तो ये भी ट्रू है। आप ये चीज़ जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्टर को किसी टैग को सिलेक्ट करते हैं आईडी बना के या वो क्लास बना के किसी तरह से पहले उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसका जो भी प्रॉपर्टी और वैल्यू देना होता है वो चीज़ लिखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, सिलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक दोनों होता है, ठीक है, तो ट्रू है। अगला, CSS एलिमेंट सेलेक्टर CSS में सेलेक्टर्स का प्रकार है। देखो अब अभी हमने बताया कि एलिमेंट को सिलेक्ट करना है आप किसी को, तो एलिमेंट सिलेक्टर भी है, क्लास सिलेक्टर भी है, और आईडी सिलेक्टर भी है, यूनिवर्सल सिलेक्टर भी है, कई टाइप का होता है। तो ये पूछ रहा है कि एलिमेंट सिलेक्टर एक है, तो बिल्कुल है, ट्रू हो गया। अगला, यूनिवर्सल सिलेक्टर को, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सिलेक्टर को वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की तरह किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स, जबकि ये कह रहा है कि प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला है, ग्रुपिंग सिलेक्टर का प्रयोग भिन्न स्टाइल प्रक्रियाओं के साथ सभी तत्वों का चयन करने के लिए किया जाता है। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि अगर आप किसी UL के अंदर बने हुए सभी li का अगर आप कुछ भी प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं तो जितने सारे li लगे होंगे उन सब पे अप्लाई होगा, और आप सिर्फ यहाँ पर यूज करेंगे UL li, दैट इज ग्रुपिंग सिलेक्टर, और इस तरह से सभी li पर जो भी प्रॉपर्टी आप देंगे वो सभी पर अप्लाई होगा, तो ये ट्रू है। अगला, ID सिलेक्टर एक विशिष्ट एलिमेंट का चयन करने के लिए एक HTML एलिमेंट की ID विशेषताओं का चयन करता है, तो ये भी ट्रू है, क्योंकि ID सिलेक्टर का आप इस्तेमाल करते हैं एक बार किसी भी एलिमेंट पर यूनिक टाइप का प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन, इनलाइन CSS का प्रयोग अनेक लाइनों या एलिमेंट्स पर CSS लागू करने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। आप अलग अलग लाइनों पर अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं इनलाइन CSS का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट, एक से अधिक दस्तावेजों के लिए मल्टीपल स्टाइल शामिल करने के लिए आंतरिक स्टाइल शीट का प्रयोग किया जाता है, इंटरनल स्टाइल शीट। इसका मतलब है कि अगर आप कई सारे पेज बना के रखे हैं, यानी आपने HTML पर कई सारे पेज बनाए होंगे और CSS के द्वारा उन सभी पेजों पर सेम स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या आप इनलाइन स्टाइल शीट का इस्तेमाल करेंगे। तो इनलाइन स्टाइल का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब किसी एक पेज पर आप वो सारा का सारा स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन डिफरेंट पेज पर, अलग अलग पेज पर अगर आप बहुत सारा प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, स्टाइलिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है, बाहरी स्टाइल शीट केवल एक फाइल को बदलकर संपूर्ण वेबसाइट के रूप को बदलने में सहायता करती है। इट मीन्स एक्सटर्नल अगर आप यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट, तो जितने सारे पेजेस पर आपने उस
सीट को अप्लाई किया होगा वो सभी को वो बदल देगा स्टाइलिंग पर। तो ये बिल्कुल सही है, आप इसका इस्तेमाल करते हैं पूरी वेबसाइट पर, जितने सारे पेज हैं उन सब पर। मान लीजिए आपने कोई खास हेडर बना के रखा है, कोई खास फुटर बना के रखा है, तो आप उस मेन फाइल पर CSS की चेंजेस करेंगे प्रॉपर्टी और सभी पेजों पर ये चीज़ अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ये थे हमारे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। आगे देखते हैं H1 से H6 क्या है। तो H1 से H6 होता है हेडिंग। ये हो गया पहले का आंसर। अगला है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। इसका आंसर है .js एक्सटेंशन। अगर आप एक्सटर्नल बना रहे हैं तो आप उसे सेव करेंगे .js नाम से, यानी फाइल एक्सटेंशन आपको उसका देना होगा .js, नाम तो कोई भी रख सकते हैं। इसके बाद अगला है HTTP। तो HTTP दैट मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म पूछा गया है HTTP। अगला है जावास्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट आप करना हो तो क्या करेंगे, ऐसे आप ऐसे डबल फॉरवर्ड स्लैश ऐसे आपको यूज करना है। तो ये आंसर हो गया आपका 4। अगला CSS मतलब क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। सामने ये आंसर दिया हुआ है इसका 5। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल क्या होता है, सिंपली यहाँ पर है लोकल एंड ग्लोबल। तो दोनों टाइप के वेरिएबल्स आप यहाँ बना सकते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल मतलब क्या है कि अगर आप किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं तो वो लोकल, और किसी फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है तो वो ग्लोबल वेरिएबल। अगला है XML जस्ट फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज 8। अगला जावास्क्रिप्ट, और ये छूट गया शायद, जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल। तो जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल होगा फंक्शन के बाहर घोषित वेरिएबल। यस 7। XML फुल फॉर्म हो गया एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट ये क्या है, जावास्क्रिप्ट मतलब, तो जावास्क्रिप्ट है आपका डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज। 9 डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज। अगला जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट। तो जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, मल्टीपल एक्सप्रेशन को एक कोड में स्पेसिफाई करता है। आप स्विच लिखते हैं, स्विच के अंदर कोई वेरिएबल या वैल्यू पास करेंगे और जिससे वो मैच करेगा, तो मल्टीपल एक्सप्रेशन से एक कोड निष्पादित करता है। ये थे कुछ 10 नंबर और तीसरा क्वेश्चन था ये। अगला देखते हैं चौथा क्वेश्चन। बहुत अच्छे पूछे गए हैं, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते होते तो बहुत अच्छा पेपर बन सकता था आपका। अगर आप आगे पेपर देने वाले हैं तो भी आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, टैग एक संख्या क्रम सूची बनाता है। संख्या क्रम सूची यानी लिस्ट की बात कर रहा है, ऑर्डर लिस्ट। तो क्या होगा, कहीं पर OL लिखा होगा, ये OL, तो ये हो गया इसका 4.1 का। ठीक। अगला TR TD और TH के मुख्य कंटेनर है किसके, टेबल के, B नंबर, बिल्कुल ठीक है, B नंबर यहाँ पर। ओके। अगला टेक्स्ट एरिया टैग के अंदर टेक्स्ट के रूप में कार्य करता है। टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट के अंदर किसके रूप में कार्य करता है, टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया किसके अंदर काम करता है, इनपुट टैग के अंदर काम करता है। इनपुट टैग आप लिखेंगे, फिर उसके अंदर टेक्स्ट एरिया वगैरह होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर M। अगला बेस टैग। बेस टैग कहाँ पर यूज होता है, तो बेस टैग केवल आपका यूज होता है हेड के अंदर। यहाँ पर हो जाएगा C नंबर, हेड के अंदर। अगला है HTML में शीर्षक लिखने के लिए हमारे पास क्या होता है, हेडिंग्स होते हैं। तो कितना टाइप का हेडिंग होता है, 6 हेडिंग होता है। यहाँ पर हम करेंगे H नंबर 6 हेडिंग होते हैं। अगला आरेख का कोई भी भाग जो दूसरे हार्ड जोन में शामिल नहीं किया जाता, क्या होता है। तो इसका सही आंसर वैसे तो डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन जितना सारा हार्ड जोन होता है वो सब किसके अंदर शामिल होता है, सारा का सारा चीज़ बॉडी के अंदर ही शामिल होता है। तो ऐसे में आप दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होता है इसका, बाय डिफ़ॉल्ट आंसर डिफ़ॉल्ट होना है। तो यहाँ पर आप ये लगा सकते हैं बॉडी। अगला टैग जो आपको विवरण के अंदर HTML टैग को रखने की अनुमति देता है, इसको क्या बोलेंगे,
कैप्शन बोलते हैं इसको, कैप्शन, जे नंबर। अगला है शब्द, डॉक्यूमेंट, नोड, नोड लिस्ट, एलिमेंट, ये क्या है सब, इनको क्या बोला जाता है? तो इन सब को बोला जाता है इंटरफेस, ये है इंटरफेस, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, डीडीटी के लिए टेम्पलेट बनाने के साधन हैं, यानी डीडीटी किसके लिए टेम्पलेट बनाता है? तो ये डीडीटी इस्तेमाल होता है टेम्पलेट बनाने के लिए, लेकिन किस टाइप का टेम्पलेट बनाता है? तो ये आउटडज टाइप के टेम्पलेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आउटडज टाइप ये टेम्पलेट का एक टाइप है, तो डीडीटी का इस्तेमाल होता है टेम्पलेट बनाने के लिए, और वो आउटडज टाइप के टेम्पलेट्स बनाता है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा ई आपका। इस पर कुछ ये भरे हुए हैं, आप इसको मेंटेन नहीं करें, ये पहले से भरा गया था, इसके लिए आप इसको ध्यान नहीं दें। रेड पे लिखा है हमने सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, MIME टेक्स्ट फाइल के साथ सेव की जाती है, यानी किस के साथ सेव की जाती है? इट मीन्स फाइल एक्सटेंशन नेम पूछा जा रहा है, तो .html के साथ सेव की जाती है, .html। तो इसका आंसर हो जाएगा जी नंबर। ठीक है, तो इस पेपर का ये चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल लगा होगा कुछ लोगों को, फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी पेपर्स और फ्री ई बुक्स, मॉडल पेपर, सारी चीज़ें इस चैनल पर प्रोवाइड की गई हैं। आप अलग अलग प्लेलिस्ट पे जाकर अलग अलग टाइप के वीडियोस पे उन सबको लोड करके और पढ़ करके देख सकते हैं। अभी हम दिखाते हैं आपको लॉन्ग आंसर, इसके लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है HTML क्या है, और अगला है एप्लेट्स क्या है, एक अच्छी तरह से तैयार किया गया XML दस्तावेज क्या है, इसके बाद जावास्क्रिप्ट से आप क्या समझते हैं, जावास्क्रिप्ट के कुछ उपयोग बताने हैं आपको, यूजेस, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के आप क्या समझते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके की व्याख्या करें, XML में शामिल मूल तत्व क्या हैं, XML के बारे में पूछा है। और पूछा गया है यहाँ पर कि CSS क्या है, CSS के लाभ बताइए, CSS सेलेक्टर्स क्या हैं, और सेलेक्टर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इस सब का जो लॉन्ग आंसर्स का आंसर PDF है वो ई बुक में आपको मिलेगा, ई बुक इसकी आप लोड करके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। HTML फ्रीज टेक्स्ट क्या है, इसके बारे में बताना है। 5 CSS पृष्ठभूमि विशेषताओं की करें जो HTML तत्वों को प्रभावित करते हैं, यानी आपको 5 कम से कम CSS के प्रॉपर्टीज़ वैल्यू लिखने हैं जो आप टैग्स पर अप्लाई करते हैं। इनलाइन CSS क्या है, उसकी सुविधाएं क्या हैं, असुविधाएं क्या हैं, ये बता रहा है कि असुविधाएं क्या हैं। मर्की क्या है, टेक्स्ट के एक एंड को अलग करने के लिए कितने टैग का प्रयोग किया जाता है। एक स्पैन टैग क्या है, स्पैन मतलब जैसे आप टेबल को स्पैन करते हैं, रो स्पैन, कॉल स्पैन यूज करते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। इस तरह से ये लॉन्ग आंसर पूछा गया है, और ये क्वेश्चन वापस से अगले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। आप अच्छे से इनको तैयार कर लें। अगर आपका अगला पेपर है O लेवल का दूसरा पेपर, या आगे आप पेपर देने वाले हैं, और इसके MCQs भी हमने बहुत से प्रोवाइड किए हैं, 500 से ज़्यादा MCQs प्रोवाइड किए गए हैं HTML से, CSS के, तो उस पर आप पढ़ लें अगले पेपर के लिए, अच्छी तैयारी के लिए। किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में।